तो बच्चों आज आपके लिए मैं एक प्योर एनालिसिस लेकर आया हूं जिसमें कि लास्ट टाइम में कैसे स्ट्रैटेजीज बनाए, क्या प्रिपरेशन करिए। हालांकि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी मेहनत कर ली होगी, मुझे पूरा श्योर है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। फिर भी एक टीचर या कोई मेंटर आपका लास्ट मिनट में कोई थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देता है ना कि भाई ऐसे कर लो, ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो, ये वाले पढ़े कि नहीं पढ़े, कहीं छूट तो नहीं गए, है ना, क्या चीज रह गई होगी। तो एक कॉन्फिडेंस सब बूस्टअप हो जाता है कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में चल रही है। तो उस चीज को सही करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा बूस्ट अप करे। क्या करूंगा, फिजिक्स पेपर एनालिसिस करूंगा, ठीक है, किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज बना लो। सीबीएसई 2026 में आपको हल्ला मचाना है ना, अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे फिर मैं आपको यहां पर बुलाऊंगा भी, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छी सी प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर रहा हूं, किसके थ्रू कर रहा हूं तो वो देख लो आपके पास, ठीक है। ये रहा आपका क्या पूरा जो सीबीएसई ने रिलीज किया है आपके लिए, पूरा थ्योरी का पेपर का कि एनालिसिस कैसे मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मैं ना बिल्कुल अच्छे से आपको कुछ बातें समझा रहा हूं, टॉपिक वाइज भी समझाऊंगा किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ लेना है, किस चीज को ज्यादा ध्यान देना है, कहां पे थोड़ी प्रिपरेशन कम रह गई हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देख सकते हो आप क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं ना, ये हमारा इस चैप्टर का हमारा नाम सबको पता है कि हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या करना है, आप देखो कितने नंबर का है भाई, 16 मार्क्स का है बच्चे, 16 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई एक एडिशनल डाल के हमारा, ठीक है ना, ये 3 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है इसके अंदर, याद रखना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लो और ये दोनों देख लो, तो आप देख सकते हो कि कितने नंबर का है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 6 मार्क्स का है, ये हमारा, ठीक है, ये 6 नंबर का है। बाकी जो ये हमारे पास ये इधर से 5 का और ये 6 का, ठीक है। तो यानी कि क्या है ये टोटल मिलाकर आपका 16 मार्क्स का हो जाता है ना। तो यार ये जो है ना अपने 5 का, ये भी 5 का, ठीक है, 5 मार्क्स का ये भी है, 5 मार्क्स का ये भी है, और ये 6 नंबर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपकी ये 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल मस्ट करने वाली चीज है कि आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, और हर बच्चों का प्रिपरेशन रहता भी है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले टॉपिक कर लेने हैं, फिर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 का हो गया, ठीक है। आगे चलो देखो जरा आपका क्या है यहाँ पर। अब जो ये 17 मार्क्स का जो आता है हमारे पास, इस वाले में देखो क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। 1 2 3 4, इसमें आपके 4 चैप्टर्स आ गए। ऊपर वाले में कितने थे बताओ, ऊपर वाले में 3 ही चैप्टर्स थे, देख सकते हो आप इसमें, है ना। इसमें कितने चैप्टर थे, 3 चैप्टर। यहां पर 3 चैप्टर हैं जो कि 16 नंबर के हो गए, यहां पर आपके 4 चैप्टर हैं जो 17 नंबर के हो गए, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये भी आपके वेटेज में बहुत अच्छे रखते हैं, तो बहुत ही ध्यान से प्रिपरेशन कर लेनी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, भाई साहब इसको तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो मस्ट है। अगर आपने ये वाला यूनिट छोड़ दिया तो पूरे पेपर में ये नजर आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए क्या बहुत जरूरी है, एक तो रे ऑप्टिक्स करना जरूरी है और एक वे ऑप्टिक्स करना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब सबसे हाईएस्ट यूनिट आप देख सकते हो जो हमारे लिए है वो यही है, और इसमें भी कितने चैप्टर्स है हमारे पास, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इस वाले यूनिट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए बच्चों का, हालांकि वीकनेस भी यही रहता है, लेकिन इस वाले चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। आपको डाउट वगैरह आएगा वो डिस्कस भी कर लेना, ठीक है। नोट सबके पास अवेलेबल होने चाहिए और उसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ये वाला जो हिस्सा बचता है हमारे पास, जो ये वाला नीचे की तरफ हमारे पास आ रहा है, जिसके अंदर डुअल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस को अलग कर लोगे तो ये 7 का, बाकी ये पूरा ये, मैं इस पूरे हिस्से को बोल रहा हूं भाई, ये है तेरा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स सबसे कम मेहनत मांगेगी आपके, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। क्वेश्चन के लिए जो है ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। इसमें तुम देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या क्या आ गया हमारे पास, डुअल नेचर है, डुअल नेचर है ना, न्यूक्लियाई हो गया, एटम हो गया,
ठीक है, इसमें हमारा सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस वगैरह हो गया। तो बहुत अच्छे चैप्टर हैं, आसान चैप्टर हैं, कुछ कुछ चीजें आती हैं इनमें से, मिन चीजें आती हैं, श्योर चीजें आती हैं, बच्चे अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये यूनिट भी देखोगे तो टोटल में अगर मैं दोनों को काउंट कर लूं, दोनों को इकट्ठा कर लूं, तो कितने का हो गया? 19 मार्क्स का हो गया। तो अगर कोई बच्चा क्या कर लेता है, एक तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट है ये कर ले, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रे ऑप्टिक्स जो 18 मार्क्स का ही है, तो ये तुम देख ही सकते हो। 37 नंबर तो यही हो गया। क्यों? यहां से लिख सकते हो, यहां पे देख सकते हो मेरे पास, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यही से बहुत सारे 50% से ज्यादा चैप्टर तो आपका यही से आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये 2 यूनिट्स बचती है हमारे पास बीच में, एक 17 का 16 का, तो पहले इसकी प्रिपरेशन कर लो, फिर उसके बाद इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। फॉलो करने पे पहले क्या करना है, पहले मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लो, मॉडर्न फिजिक्स कर लिया, फिर आपका ये रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स कर लो, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स कर लो, फिर उसके बाद अपना यूनिट नंबर ये वाला जो 1 है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये वाला करेक्टरिस्टिक वाला कर लो, फिर उसके बाद इस वाले पे आ जाना, है ना? इस वाले को रीड आउट कर लेना। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से काम कर पाओगे। मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये जो 3 चैप्टर है हमारे पास, है ना बच्चे, ये जो 3 चैप्टर मैंने अभी अभी बताया आपको, 3 चैप्टर जो है इसके, ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है? ये तीनों मिला के हमारे पास कितने के थे बताओ? 16 मार्क्स के बच्चे, 16 मार्क्स के हैं, मजाक नहीं है। अब इसमें 16 मार्क्स के हैं, तो क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए? देखो टॉपिक वाइज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान से देख लेना। पहला क्या है भाई? देखो शुरुआत में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये सारे टॉपिक हमारे पास है। कुलॉम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से शुरू होता है। इतने वाले में से ना आपने क्या कर लेना है ना, कि कुलॉम्स लॉ को जरा थोड़ा सा फॉलो कर लेना है ना। कुलॉम्स लॉ आपके लिए जरूरी होता है। कुलॉम्स लॉ के क्या करने हैं बच्चे? न्यूमेरिकल ही करना है इसके, कुलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, ठीक है? जिसके कौन कौन से? तो एक तो सुपर पोजिशन वाले कर लेना, सुपर पोजिशन के जो पोजीशन की जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले, वेक्टर फॉर्म वाले, वेक्टर फॉर्म वाले, और एक जो इक्विलिब्रियम वाले होते हैं ना, जिसमें बीच में चार्ज रख देते हैं, स्टेबल हो जाता है, इस वाले के न्यूमेरिकल ध्यान रखिए। अगर आप ये वाला पॉइंट याद रख लेते हो तो आपकी ये अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है ना? एक तो तुम्हें पता है क्वांटाइजेशन चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। ये वाला जो टॉपिक होता है वो एमसीक्यू वगैरह के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहता है, एमसीक्यू की रह हमारा, ये वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से मैं आपको बता देता हूं, एक तो यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये थोड़ी सी पढ़ लेनी है। और इसमें से जो श्योर रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो क्या बहुत जरूरी है? ई एक्सियल कर लेना, ई इक्वेटोरियल कर लेना, ई इक्वेटोरियल कर लेना, जो इनके बीच का रिलेशन होगा वो जरूरी है। टॉर्क वाला, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा जो निकालते हो, है ना, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो करनी करनी है, न्यूमेरिकल भी करना है, डेरिवेशन भी कर लेना है, न्यूमेरिकल भी कर लेना है, इसके ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर है, छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक का गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन कर लेनी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाली और प्लेन शीट वाली, ठीक है? और एक स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है ना इनसाइड में निकालते हो, वो वाला है इसमें। तो यानी कि इसके अंदर तो एक तो तुम्हें गॉसेस लॉ आना चाहिए, गॉसेस लॉ का प्रूफ भी देख लेना, है ना? फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं, है ना? जो चार्ज वगैरह वाला होता है, शेप वेप पे डिपेंड करता है नहीं करता, है ना? ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा मैं आपको बाद में। पहले तो मैं आज में स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि इसको फॉलो करते हुए चलना है, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सब कर लेते हो, चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट हो जाता है, बहुत बढ़िया रहता है। इसकी एप्लीकेशन में याद रख लेना, एक स्ट्रेट वायर वाली जो यूनिफॉर्म चार्ज वाली होती है कि नहीं? और एक जो आपके पास जो इस वाले में जो निकालते हो, थिन शीट वाली, थिन शीट से जो निकालते हो वो थिन शीट वाली आपको आनी चाहिए। तो इस वाले चैप्टर से तो ये टॉपिक कर लो, ये मस्ट डू है, मस्ट डू, ये कर लेते हो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देख लो जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर शुरुआत के अंदर से एक तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा तो भाई साहब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको आना चाहिए। इसमें डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन,
कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चे, कैपेसिटर के क्या आने चाहिए आपको, न्यूमेरिकल आने चाहिए, ठीक है ना, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, कॉम्बिनेशन जो होते हैं हमारे। इस वाले में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है एक बार विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ है और एक बार उसके साथ डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला है। एनर्जी स्टोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो साफ साफ बोल रहा है नो डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला पढ़ लेना है, फॉर्मूला है ना एनर्जी का, याद होगा आपको जो हमारा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, क्या होता था याद है, हाफ CV स्क्वायर वाला, इस पे है ना, इस पे फॉर्मूला, यानी इस पे न्यूमेरिकल के चांसेस हो सकते हैं, इसके डेरिवेशन नहीं करनी, नो डेरिवेशन, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल कर लेना, इसके न्यूमेरिकल पढ़नी जरूरी है। तो इस वाले में से अगर हम देख लें तो क्या है, एक तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब वाला, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन जो है कैपेसिटर के सारे वो कर लेना, है ना। इसके अंदर से जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ होता है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ होता है। इसके अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कर लेना यार, वो भी बहुत अच्छा है ना, टॉपिक है जो आ सकता है एग्जाम के अंदर। और न्यूमेरिकल्स ज्यादा ध्यान देना है ना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के ज्यादा ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना जो कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल वाले होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो भाई इतना मस्त चैप्टर है पूछे ही नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है आपका, तुम्हें पता ही है, शुरुआत में जो हमारा आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना। इंस्टेंटेनियस का जो हम निकाला करते थे, इंस्टेंटेनियस का डी क्यू बाय डी टी, फॉर्मूला वगैरह भी बाद में लिखवा देना, अभी तो तुम समझ लो इस तरह से। क्यू इक्वल्स टू एन ई भी खुल जाता है इसके अंदर, तो ऐसे करंट वाले फॉर्मूले आने चाहिए आपको। इसके अंदर से यार तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर नॉन लीनियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो पावर वाला टॉपिक है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको पढ़ लेना बस, थोड़ा सा रीड आउट करके जल्दी जल्दी से निकाल देना उसको। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल के कनेक्शन करने हैं सीरीज और पैरेलल वाले, और लास्ट में किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ कर लेना है, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S, ये वाला। और सेल के कॉम्बिनेशन भी कर लेना है, किसके, सेल के कॉम्बिनेशन, यानी एक तो देख लो यार इसमें से ना ओम्स लॉ कर लेना, नॉन ओमिक कंडक्टर कर लेना, नॉन ओमिक का पता ही है आपको, ओम्स लॉ का वेक्टर, ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कर लेना, है ना। सेल कॉम्बिनेशन तो करना ही करना है, सेल कॉम्बिनेशन तो करना ही करना है। सेल कॉम्बिनेशन क्या, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं आजकल इसके ऊपर बहुत सारे, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक हैं वो तो आपको करने ही करने होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करनी करनी है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करनी करनी है, ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हो आप इसको, ये वाला प्रूफ कर लेना, कई बार इस बार आने के चांसेस हैं इसके, P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S आने के चांसेस है इसके। और किरचॉफ्स लॉ के लिए मेरी अभी नई नई वीडियो रिलीज करी है, आप उसको भी देख सकते हो, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर मैंने भी बनाया है, किरचॉफ्स लॉ पूरा समझाया है। कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है किरचॉफ्स लॉ के अंदर, किरचॉफ्स लॉ कर लोगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं बचेगी, और देख लेना उसी तरह क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो देख सकते हो, किरचॉफ्स लॉ भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 चैप्टर में अगर आपने थोड़ी सी इतनी एनालिसिस करके इतनी पढ़ाई कर ली है, नोट्स वोट्स देख लिया है, न्यूमेरिकल देख लिया जो क्लास में कराई गई हैं, या जो आपने जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया होगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा और ये फट से आपकी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई और फॉर्मूला अगर बताने की जरूरत है तो फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। पर मैं अभी इसमें बताता चला रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक पढ़ लेना और क्या चीज थोड़ी सी इग्नोर भी कर सकते हो। यहां देख लो, है ना, चैप्टर नंबर 4 में देख लो एक बार, चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर देखो, तो यार ये जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है शुरुआत में ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन जरूर कर लेना है, बायोट सावर्ट लॉ का एक ना, इसमें जो बायोट सावर्ट लॉ है ना बच्चे, एक ना, एक तो याद होगा तुम्हें, एक तो कॉइल के सेंटर पे निकालते हैं और कॉइल के सेंटर से बाहर निकालते हैं, एक्सिस वाला निकालते हैं भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेरिवेशन बोलता हूं मतलब न्यूमेरिकल भी साथ साथ, है ना, जब भी डेरिवेशन बोलूं तो न्यूमेरिकल के साथ साथ, क्योंकि डेरिवेशन करोगे फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला याद होगा न्यूमेरिकल कर लोगे, पुट एंड गेट वाले न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सोलेनोइड पढ़ लेना है। देखो यार स्ट्रेट सोलेनोइड में ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, यानी इसका मतलब जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा आपको, सोलेनोइड का सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वही कि सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के एंड्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ना, ऐसे वाले जो क्वेश्चन सोलेनोइड के जो रिलेटेड होते हैं, है ना, याद है ना, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई करके जो निकालते थे, उन्हीं पर क्वालिटेटिव है ना, साफ साफ बोल रहा है कि क्वालिटेटिव होएगा, क्वांटिटेटिव नहीं होएगा।
फोर्स मूविंग ऑन अ चार्ज, है ना, ये तुम्हें याद होगा, फोर्स मूविंग करके तुम निकालते थे फोर्स इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लॉरेंट्स फोर्स के रिगार्डिंग जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वाले में तुम देख सकते हो, मेरा मानना तो ये है भाई, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, कौन सा वाला, कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। करंट कैरिंग लूप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में निकाल रहे हो आप ये, उसके बाद मेरा कहना कि भाई ये डाइपोल मोमेंट वाला जितना भी होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है, ये करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें ही करंट जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर आपका एमीटर में बदल जाता है, वोल्ट मीटर बदल जाता है, कैसे बदलते हैं, शंट कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ताकि उसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एज अ डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हो कि जितना मैंने अभी बताया, इन सब में से अभी तक का एक ही डिवाइस आया है ना। कैपेसिटर भी एक डिवाइस है, कैपेसिटर तो यार नॉर्मल है ना, तुम्हें पता ही है कि कंडक्टर के साथ भी आ सकता है ना, एयर के साथ भी आ सकता है। इसमें से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पूरा सही से पढ़ लेना, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, तो वो पूरे रीड आउट कर लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये हल्का चैप्टर है, मैग्नेटिज्म मैटर, है ना, ये हल्का सा चैप्टर है, इसमें क्या करना है, एक तो ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से ये पढ़ लेना, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सॉलिड, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, नो न्यूमेरिकल्स, नो न्यूमेरिकल्स, इसमें वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ डेरिवेशन आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, ये सब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्वांटिटेटिव ओनली, देखो सर क्वांटिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक लूप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा पढ़ लिया, हाँ भाई साहब, ये रहा जी, ये यही आना है इनके अंदर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आखिरी के जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है भाई, कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब्सटेंस का क्या होते हैं, मैग्नेटाइजेशन कैसे होती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट की वाला हिस्सा कर लेते हो, तो ये मेन चैप्टर, इसमें से ये वाली चीज कर लो, एक ही वाली चीज कर लो, इसमें से ज्यादा डेरिवेशन के पछड़े में मत पढ़ना इस चैप्टर में, है ना, न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, समझ के बात को, मैं बता ही इसलिए रहा हूं ना भाई कि क्या पढ़ना है ना, खाली पढ़ते पढ़ते नहीं, एक स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है ना, फाइनल टच चाहिए होता है कि अच्छा इस चैप्टर से ये पढ़ लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का अवॉइड करके या हल्का सा रीडिंग करा के निकल जाएंगे, तो यही स्ट्रैटेजी है, और क्या है, स्ट्रैटेजी यही कहलाती है, ये अच्छे से करोगे अच्छा काम करके आओगे, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, ठीक है। देखो ये इतना छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर फेराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से तो भाई साहब एक तो सेल्फ और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉइल वाला जो म्यूचुअल कॉइल वाला निकालते हो और सोलेनोइड का निकालते हो, तो इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, फटाक से कर लोगे। अच्छा, ये जो ऑल्टरनेटिव करंट है ना यार, ये भी छोटा चैप्टर है, इसकी ज्यादा वेटेज नहीं है, न्यूमेरिकल ही आता है इसके ऊपर, तो मेरा तो मानना यही है, मेरा तो मानना यही बच्चे, क्या कि यहां पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो उसमें तो पीक वैल्यू के फॉर्मूले याद कर लो, आरएमएस वैल्यू के फॉर्मूले याद कर लेना, है ना, ये रिएक्टेंस के फॉर्मूले याद कर लेना, इंपीडेंस के फॉर्मूले एलसीआर सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट बहुत जरूरी है, उसका रेजोनेंस बहुत जरूरी है, उसका पावर फैक्टर बहुत जरूरी है, यानी एलसीआर करना है, एलसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है, डेरिवेशन भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है और डेरिवेशन भी करना है, और यार इसमें ना एक तो ये तो हमारा भाई मच्छर भाई तेरे को शेयर करके मानेगा मच्छर भी पढ़ा रहा है, तुम कह रहे जल्दी शेयर करो मेरे बच्चों को, देख रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मच्छर भी पढ़ा रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यहाँ पर क्या है, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, भाई साहब दो डिवाइस आ गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको छोड़ ही नहीं सकते भाई साहब, ट्रांसफॉर्मर तो अपने आप में महान आत्मा है, ट्रांसफॉर्मर आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी जनरेटर भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, डिवाइसेस भी करना पड़ेगा, इसका डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग सब कुछ देखना है इसके अंदर, सब कुछ करना है इसके अंदर ना, तो इस चैप्टर के अंदर से ये मेन, एलसीआर कर लिया, है ना, एलसीआर कर लिया, है ना, उसके रेजोनेंस वगैरह कर लिए, है ना, न्यूमेरिकल करके देख लिया, ट्रांसफॉर्मर देख लिया, बहुत है इस चैप्टर के अंदर से। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी छोटा है, ये बेसिक आइडिया ऑफ द क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आईसी इक्वल्स टू आईडी प्रूफ करने वाला, जो हमारा कंडक्टिंग करंट होता है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, प्रूफ करने के लिए आता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी कि भाई इसका यूज यहाँ होता है तो कैसे होएगा, इसमें एक वीडियो बना दूंगा मैं आपको फटाफट, ठीक है ना, इसमें भी आपको मिल जाएगी क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए।
इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ पर क्या यूज होता है, किस जगह पे किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हो, इन सब के यूज आएंगे पेपर में। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं, एकदम एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, जैसे बताओ रडार में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होता है, तो सर माइक्रोवेव होता है। रडार जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है ना। तो ये सब चीजें हम पूछ सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड है ना, ये जो हमारे कैमरा होते हैं नाइट विजन कैमरा, है ना, नाइट विजन का जो कैमरा होता है उसमें क्या होता है, तो इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है ना, इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है। अल्ट्रावायलेट कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, गामा रेस की बहुत सारी जगह पे यूजेस है, तो इनके यूजेस पढ़ने पड़ेंगे आपको, और वहां से श्योर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन कि ये वाली चीज ये है तो इसका यूज होता है, तो बताओ ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फ्रीक्वेंसी के साथ भी कई बार आ जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो, ये यूज पढ़ने पढ़ने रनिंग में पढ़ लिया, फटाक से कर लिया। जो बच्चे न्यूमेरिकल मेरिकल से बचना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फट से यहाँ से कर लो, आराम से हो जाएगा। ये चैप्टर इजी है आपके लिए, आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई साहब, ये वाला, ये जो पिछला था, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा है ना, 2 से 4 नंबर का रह सकता है, और ये रहे हमारा हीरो, ये रहे हमारे हीरो, ये रहे हमारे हीरो, यही हमारा 3 चैप्टर मिला के है ना, यानी कि क्या बताओ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो पूरा ऑप्टिक्स है इसको मिलाकर, भाई साहब ऑप्टिक्स में दोनों आगे 18 नंबर के हैं बच्चों, 18 छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब इसमें क्या है, एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ता है, रिफ्लेक्शन में, अच्छा रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े सर, क्या पढ़ ले रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में भाई मिरर फॉर्मूला है इसका, स्फेरिकल मिरर का प्रूफ, इसका प्रूफ चाहिए, मिरर फॉर्मूले के प्रूफ चाहिए, मिरर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल चाहिए, इसका न्यूमेरिकल भी चाहिए, कुछ आए ना आए, देखो एक रिफ्रैक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन तो पढ़ना ही होता है, स्नेल लॉ से रिलेटेड है ना, स्नेल्स लॉ से रिलेटेड। भाई साहब कुछ आएगा ना आए, टीआईआर जरूर आता है टीआईआर को तो छोड़ना मत, टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर का जो एग्जांपल है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टीआईआर जरूर करना, टीआईआर के जैसे क्रिटिकल एंगल हो गया, कंडीशंस हो गई, यूजेस हो गए, टीआईआर जरूर करके जाना है, टीआईआर को छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है इसका भी प्रूफ चाहिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस पढ़ लेना है, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ना पावर जो है ना, पावर वाला टॉपिक और लेंस जो जोड़ जोड़ के पढ़ाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर के साथ साथ जो फोकस वाला कंसेप्ट होता है जहां पे फोकस ऐड हो जाती है, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये तो महा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एक डिवाइस 5 नंबर में जो सेक्शन ई वाला होता है उसमें जरूर आएगा। इसमें क्या है, एक तो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उनकी मैग्निफिकेशन उसकी पावर, ये 2 तरह के होते हैं आपको पता ही है, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको डेरिवेशन, डायग्राम, प्रिंसिपल, मैग्निफिकेशन जरूर करना है, न्यूमेरिकल तो है ही इंपॉर्टेंट, पर इनका पूरा कंस्ट्रक्शन साथ में आता है, तो श्योर आता है, ये श्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर में से आने वाली चीजें होती हैं। बाकी देखो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, पर न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है, हो सकता है डेरिवेशन ना देके न्यूमेरिकल डाल दे, पर मेरे हिसाब से इस बार इसके आने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। वे ऑप्टिक्स बच्चों, हाइगन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, भाई साहब देखो मैं आपको पहले बताता हूं, वेव फ्रंट बनाने के लिए जरूर आएगा, जैसे कि आपको याद है ना 3 तरह के जो वेव फ्रंट होते हैं हमारे, स्फेरिकल होता है, प्लेन होता है, हमारा सिलिंड्रिकल टाइप में होता है, बनाने के लिए जरूर आएगा, लेंस की कॉन्वेक्स लेंस से बनाओ, है ना, प्रिज्म के थ्रू बनाओ, है ना, इनके थ्रू बनाओ, तो ये आपको वेव फ्रंट बनाने के लिए जरूर मिलेगा। और यार ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ होता है ना, वेव फ्रंट का हाइगन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ये जरूर आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये नहीं आया, पिछले साल बच्चे बोल रहे थे हार्ड है सर, हार्ड है, तब भी आया था, तो एक पक्का आएगा कि इस चैप्टर से ये पक्की चीज है कि प्रूफ करने के लिए आ सकता है, क्या आ सकता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हाइगर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके प्रूफ करके दिखाओ, तो इंपॉर्टेंट है ना, प्रूफ लिखा ना, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हाइगर प्रिंसिपल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। YDSE सिंगल है ना, सिंगल जो हमारे पास है कि नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, तो YDSE में ना इसकी डेरिवेशन नहीं आ रही है भाई, कई बच्चे इसकी डेरिवेशन में लगे रहते बार बार करते थे, भाई नहीं आ रहा डेरिवेशन इसका, ठीक है। इसमें कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह है कि क्यों क्यों कोहेरेंट सोर्स इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हो, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली,
सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह। तो यार ये जो है ना, एक तो YDSC यानी जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके न्यूमेरिकल कर लेना। सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट वाला, इसके भी न्यूमेरिकल कर लेना। हालांकि जो मैं उन्होंने क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट डाल रखा है, पर मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला पढ़ लेना, फॉर्मूला पढ़ के और उसका न्यूमेरिकल भी देखना जरूर। तो इसमें से क्या कर ले, इसमें से पक्की पक्की बातें क्या कर ले, तो एक तो वो प्रूफ वाला कर लो, हाइगन प्रिंसिपल का प्रूफ कर लो, YDSC की जो फॉर्मूले हैं उसकी शीट बना लो, न्यूमेरिकल देख लो उसका, और एक सिंगल स्लिट का देख लो। तो फिर छोटे मोटे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको रीड आउट कर लो। ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए आपका। फिर आ जाओ भाई डुअल नेचर पे आ जाओ। डुअल नेचर, डुअल नेचर में सारा चैप्टर इस पर बैठा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बैठा हुआ है। इसमें ना यार ये जो ग्राफ होता है ना, कई बच्चों को याद आ चुका होगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही, प्लस में एक ग्राफ होता है हमारा इंटेंसिटी वाला ग्राफ, याद है आपको ये वाला, एक फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ होता है, ऐसे वाला ग्राफ आ जाए, है ना, जो बच्चे थोड़ा रिवाइज कर रहे होंगे उनको याद आ गया होगा, है ना। ये इंटेंसिटी का करंट के साथ ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर से ग्राफ के न्यूमेरिक, ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल, ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट में इन सबको पढ़ लेना होता है, डी ब्रोगली वगैरह के फॉर्मूले वगैरह है ना, इंपॉर्टेंट है इन सब पे, तो न्यूमेरिकल ही। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा पढ़ना है और ग्राफ पढ़ना है, न्यूमेरिकल और ग्राफ। एटम में, एटम वाले में भाई साहब बोर का मॉडल पढ़ लेना, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लेना, रदरफोर्ड का इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड को कई लोग इग्नोर कर जाते हैं, यहाँ रदरफोर्ड इंपॉर्टेंट है। बोर के मॉडल को पढ़ लेना, उसके अंदर वेलोसिटी एनर्जी निकालना है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालना है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। इसमें से डेरिवेशन आ सकती है भाई, रेडियस की निकालने के लिए आ सकती है, वेलोसिटी की आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी की आ सकती है, टोटल एनर्जी की आ सकती है, इन सब की डेरिवेशन आ सकती है। दिखाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करके दिखाओ। न्यूक्लियर वाली चैप्टर में से आ जाओगे तो न्यूक्लियर में से साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स इंपॉर्टेंट है, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट तो पक्का आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी है प्लस ग्राफ भी है, प्लस ग्राफ भी है ना, ऐसे करके ग्राफ है, याद है आपको, ऐसे करके यूं करके ऐसा ग्राफ बनाते थे हम लोग, ग्राफ है इसके अंदर, है ना। डिफरेंस पढ़ लेना न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन में, मास डिफेक्ट कर लो इसमें से, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी कर लो इसमें से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक ग्राफ कर लो इसके अंदर से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है बार बार, वो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास नंबर, इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये वाला कर लो, जल्दी से तैयार हो जाते हैं लास्ट वाले चैप्टर। और सेमीकंडक्टर भाई साहब, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर तो एनर्जी बैंड पक्का बनाने के लिए आएगा। एक तो टेम्परेचर 0 केल्विन का पूछ सकता है भाई साहब कि भाई 0 केल्विन का बना दे, या हो सकता है ग्रेटर देन 0 केल्विन का बना दे, है ना। सेमीकंडक्टर के डायग्राम जरूर आएंगे बैंड वाले, ठीक है। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो पूरी बात समझानी पड़ेगी। और ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ना आए, हो ही नहीं सकता। तो वी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको जरूर पढ़ लेना है ना। वो ग्राफ करके बनाते थे ना हम लोग ऐसे करके, फॉरवर्ड नी वोल्टेज, एक होता था नी वोल्टेज, एक होता था हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये सब आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक दो बार से आ नहीं रहा है तो हो सकता है इस बार आ जाए, इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर की वर्किंग पूछेंगे, है ना, किस तरह से काम करती है, पूरा डायग्राम वायग्राम पूछेंगे, डायोड वायोड कैसे बनता है, ये सब पूछेंगे। तो मेरे बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस चैप्टर की इस तरह की कुछ एनालिसिस करके जाते हो कि इस चैप्टर में से ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब काम कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से तुम थोड़ा सा अच्छा पेपर करके आओगे। बाकी तुम अच्छी प्रिपरेशन कर ही रहे हो, थोड़ा सा और जोर लगाओ, थोड़ी मेहनत करो, है ना। और कोई दिक्कत आएगी तो मैं तो हूं ही, पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट।